हमारा प्रश्नावली है 7.3 के प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो 7.3 में जो कक्षा 9वीं का गणित है, तो इसमें देखो पहले प्रश्न को हमने यहाँ पर नोट किया और पहले प्रश्न में ये फिगर भी दिया हुआ है। तो इसका कंडीशन है, प्रश्न कह रहा है, यहाँ देखो पढ़ के बताते हैं। कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। मतलब आधार एक ही है और एक ही आधार, देखो आधार यहाँ पर ये दिख रहा है ना, बी सी लाइन आधार है। तो इसी पर दो त्रिभुज बना है, देखो बी डी सी एक त्रिभुज बन गया और बी ए सी एक त्रिभुज बन गया। तो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब अगर इस त्रिभुज को लेंगे तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। तो देखो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट डी, तो भुजा बी सी के एक ही तरफ ना है, दोनों त्रिभुज तो बना है, तो एक ही साइड में त्रिभुज बन रहा है। ऊपर की तरफ कह रहा है कि एक ही तरफ है। कह रहा है कि ए डी बढ़ाने पर, यानी ए डी को, मतलब इसको जब बढ़ाया गया है, या हो सकता है कि ये पहले ए त्रिभुज रहा हो तो ए को इधर हम बढ़ाएं डी तक, या पहले बी डी सी त्रिभुज रहा हो तो डी को ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है। तो बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलो एक पल के लिए ये बताते हैं। इतना ऐसे त्रिभुज है, तो ए डी जो लाइन दिख रहा है, तो ए डी लाइन को जब हम बढ़ा रहे हैं ऐसे आकर इसको पी पर काट दिया। प्रश्न का ये कहना है पी पर प्रतिच्छेद करता है। तब सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, देखो ए बी डी ऐसे त्रिभुज दिख रहा है, या त्रिभुज दिख रहा है, और ए सी डी मतलब इस साइड का एक त्रिभुज दिख गया। एक पल के लिए हटा दो, देखो एक त्रिभुज यह है, एक त्रिभुज यह है। ठीक है, तो इन त्रिभुज को दिखाना है कि दोनों क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में बाबू जिन त्रिभुज की बात कर रहा है उनको पकड़ लेते हैं। तो त्रिभुज है ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में। तो ऑलरेडी पहले तुमको देखो चिन्ह खींच के बता ही दिए हैं कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आप कहेंगे कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है, और ये दो चिन्ह खींचे थे पहले ही। तो देखो बी डी जो है सी डी के बराबर है। हाँ गुड, बहुत अच्छा, यह दोनों में कॉमन है। तो ए डी बराबर ए डी, यहाँ लिख देंगे उभय निष्ठ है, और यह दोनों दिया है, पहले से दिया है। ठीक है, तो आप लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है। त्रिभुज ए डी सी के क्यों सर्वांगसम है, आप देखो बाबू सर्वांगसम क्यों है ये हम बताते हैं। यहाँ पर कहेंगे तीनों भुजा इक्वल है, इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा ए बी पी, इसमें ढूंढो तो ए बी पी। अब इस लाइन को जब मान लो इस लाइन को यहाँ तक लिया गया, एक पल के लिए अगर इस वाले लाइन को मिटा देंगे तो ए बी पी एक त्रिभुज दिख रहा है, और ए सी पी इधर से एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज की अगर बात किया जाए, देखो बाबू यहाँ पर दूसरे को हम पकड़ लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी तथा ए सी पी। तो हम दूसरा पॉइंट सिद्ध करने जा रहे हैं। ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी त्रिभुज लिए और ए सी पी त्रिभुज लिए। ठीक है, अब देखो तो अब यहाँ पर यह बड़ी भुजा इस बड़ी भुजा के बराबर है, ये आपको पहले से पता है। मानो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज में कंपेयर कर रहे हैं, तो बड़ी भुजा की बात करें तो ए बी बराबर है ए सी के। अब देखो ये पहले ये दोनों में कॉमन है, ए पी बराबर ए पी उभय निष्ठ है। हाँ रुको देखें, कोण बी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो पहले से बताया है ना कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर लिखा है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताओ यह कोण इस कोण के तो बराबर रहा होगा। तो जब इस वाले त्रिभुज को पकड़ रहे हैं तो यह कोण आ रहा है, और इस त्रिभुज को पकड़ रहे हैं तो यह कोण आ रहा है, तो कोण बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी।
ठीक है। तो आप कह देंगे त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के अगर रीजन की बात करें, अरे यार यहाँ चलो यहाँ आप कहेंगे यस यस ए से, यस से क्यों? देखो यह इधर का साइड है, इधर का साइड, इन दोनों भुजा के बीच में अगर यह पकड़ा गया होता तो हम ए को बीच में लिखते हैं, लेकिन ये किनारे का ना कोण हो गया, इसलिए किनारे यस ए या ये यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी दूसरा हो गया, लेकिन अभी देखो तो कह रहा है कि ए पी कोण ए रेखा ना है, एपी रेखा जो है कोण ए को और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है। तो ये तो हम पहले ही समझा दिए होते हैं, पहले ध्यान दो। जब यह लिया गया त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांगसम है तो यह और यह कोण बराबर हो गया ना सर, समरूपता के नियम से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ तीसरा बात कहने जा रहे हैं, तो देखो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो बताओ भाई तो सर्वांगसम है ना, यहाँ पर सिद्ध किया ना, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, सर्वांगसम है, तो इनकी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आप कहोगे कोण बी ए पी बराबर है कोण किसके, सी ए पी के। देखो बी ए पी यह कोण, सी ए पी यह कोण बराबर है। तो बताओ उस कोण को बनाने के लिए कौन रेखा खींचा गया, ए पी रेखा खींचा गया, ठीक है। तो कहेंगे अतः रेखा ए पी कोण ए को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। इसी में डी को भी लिखना है, तो इसी में डी को भी लिख दो। अब देखो अब यही आगे बढ़ते आ रहा है, तो अगर इनको कर रहा है तो यह भी तो यह इसके बराबर है ना, तो थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ यह भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार कोण बी डी पी बराबर है सी डी पी के, ठीक है। ये भी आपको प्रूफ हो गया, ये भी मतलब एक ही था। अब देखो चौथा एक बच रहा है बाबू, कह रहा है एपी रेखा बीसी पर लंब है, तो यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि यह 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 90 कब कहेंगे कि देखो अगर ये पता हो गया ना कि दोनों त्रिभुज यह और यह समरूप है, सर्वांगसम है, तो इनका यह कोण इस कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बताओ एक ही रेखा का ना ही दोनों कोण है, रैखिक युग्म हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो जबकि ये दोनों बराबर है तो आधा करोगे 180 का आधा तो 90 हो जाएगा, तो एक साइड में 90 हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया यह रेखा इस रेखा पर लंब है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चलो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखो बाबू लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के 2 है ना, ये ना सर्वांगसम है। तो सर्वांगसमता के नियम से तो कहेंगे कोण बी पी ए, बड़ा त्रिभुज का नाम न लिए हैं तो बड़ा त्रिभुज लो, बी पी ए इक्वल है सी पी ए के, ठीक है, ए के। तो आप जोड़ लीजिए दोनों कोण को, बी पी ए प्लस सी पी ए बराबर 180, बीच में लिख दो रैखिक कोण लिख सकते हो, या युग्म या रैखिक कोण है, एक ही रेखा के एक साइड के कोण हैं, ठीक है। तो दोनों को एक के नाम दे दो, दोनों का नाम एक दे देते हैं, बी पी ए प्लस बी पी ए बराबर 180। तो दोनों बी पी ए बराबर 180 तो भाग देगा, तो बी पी ए बराबर, चलो काट दो सीधे, 90 हो गया ना। तो अतः आप कह सकते हो
AP परपेंडिकुलर BC। ठीक है, इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको लिखने के तरीका फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड यह लाइन हो गया और फोर्थ में यहाँ हो गया। इस तरीक़ा से ये प्रश्न सॉल्व हो गए। एक बार, दो बार, तीन बार, जब बार में हो सके तो बार में लिखो। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 7.3 के कक्षा 9वीं का गणित जो हम पढ़ रहे थे, तो प्रश्नावली 7.3 के पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए थे इसके पहले। अब दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। हमने प्रश्न को नोट कर दिया। प्रश्न कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ABC त्रिभुज जो बना है तो समद्विबाहु मतलब यह भुजा इस भुजा के बराबर है, इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। पुनः कह रहा है कि AD शीर्ष लंब है, मतलब इसके शीर्ष से हमने एक लंब डाला AD, तो यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। इधर भी 90 बनेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में 90 होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप एक फिगर ड्रा कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि जिसमें यह तो मतलब समद्विबाहु हुआ, तो मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। सिद्ध करना है कि AD जो रेखा है, देखो बाबू AD रेखा दिख रहा है ना, AD रेखा BC पर समद्विभाजक है, मानो BC को दो बराबर भागों में बांटती है। इनको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखो बाबू, हमको ये प्रूफ करना है कि यह जो साइड है इस साइड के बराबर है, मतलब BD CD के बराबर है। हाँ, वो लेंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का है तो होगा। ठीक है, तो आप पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ABD और तथा त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो देखो अब इनमें AB भुजा AC भुजा के बराबर है, AB भुजा AC भुजा के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद दोनों में कॉमन है AD, AD बराबर AD उभयनिष्ठ है और यह दिया है। अब भाई कोण लिख देते हैं बाबू। चलो कोण का लिखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 90 बना है ना, तभी परमेय तो है ना, RHS वाला जो परमेय है। हाँ, जब दो त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा बराबर होती हैं तो सर्वांग सम होता है। मान लो दो समकोण त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज का एक कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर हो। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज में यह कर्ण है और इस त्रिभुज में यह कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर बराबर दिखाया गया और यह भुजा दोनों में कॉमन है, तो आप बस इतना लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के RHS से, RHS से। ठीक है, होगा बट इतना ही दो ही लिया गया है। तो अब देखो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं, लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती हैं अतः आप लिख देंगे BD बराबर DC। यह प्रूफ हो गया। मतलब यही कहा था AD रेखा जो है BC को समद्विभाजित करता है। तो AD जब हमने खींचा था तभी ना ये दोनों बराबर हुआ, दो भागों में टूटे। और यहीं पर दूसरा पार्ट जो कहा है कि AD जो है C को समद्विभाजित करता है, मतलब यह कोण इतना के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार मतलब सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे कोण BAD बराबर कोण CAD। BAD यह कोण, CAD यह कोण बराबर हो गए। तो यहाँ पर कह देंगे अतः AD कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है।
ये बात हो जाती है। ठीक है, इतना काम करना था। अगले नंबर 3। अब तीसरे प्रश्न में बाबू कह रहा है कि ABC, ठीक है, ABC जो हमारे कि हमने फिगर PN, प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, AB और ABC त्रिभुज दिख रहा है ना, तो AB और BC की माध्यिका कह रहा है कि AB और BC की माध्यिका AM है, AB और AC की माध्यिका AM है। तो अब देखो A से M हमने खींचा, फेस कर रहा है क्रमशः दूसरे त्रिभुज की, कह रहा है दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ, देखो PQ और PR की माध्यिका PN है। माध्यिका का मतलब होता है त्रिभुज को दो बराबर भागों में जो रेखा डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, उन्हें माध्यिका कहते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज है ABC PQR, तो AB की माध्यिका AM है और PQR की माध्यिका PN है। ठीक है, तो इस प्रकार ये त्रिभुज, देखो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है और यह इसके बराबर है। माध्यिका के ही तात्पर्य होता है। प्रूफ करना है, कह रहा है कि AMB, देखो AMB एक त्रिभुज, यह सर्वांगसम होना चाहिए PQN के, और देखो ABC बड़ा वाला त्रिभुज PQR के बराबर होना चाहिए, सर्वांगसम होना चाहिए। ये बात हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो बहुत छोटा है बट आप समझ जाते हो तो ध्यान देना है। पहले हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं कि त्रिभुज ABC की माध्यिका AM है ना, तो AM है, इसका ये मतलब हो गया यह त्रिभुज जो है अपने खुद बगल वाले त्रिभुज के बराबर है। इस बात को आप ध्यान देंगे, यानी त्रिभुज AMB बराबर है त्रिभुज AMC के। ये बात आप रखेंगे, कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो हम उनको यूज कर लेंगे। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यही मतलब होता है। तो अगर यह माध्यिका है तो यह पार्ट इस पार्ट के बराबर है। अब इस त्रिभुज में देखो PQR में या PQR की माध्यिका PN है, तो आप कह सकते हो त्रिभुज PQN इक्वल होगा त्रिभुज PNR के। ये बात तो रखो। देखो PQM, अच्छा PQN होना चाहिए बाबू। ठीक है, PQN। ठीक है, अब देखो प्रूफ क्या करना है हमको। फर्स्ट कंडीशन में आते हैं, हमको दिखाना है AMB PQN, तो AMB त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज PNQ या PQN में, इनमें देखो। अब देखो एक बात और बता दें आपको कि जब ऐसा फिगर दे तो चिन्ह का यूज किया रहता है। तो इसमें देखो इस लाइन में दो चिन्ह का यूज किया गया है, तो इस त्रिभुज में देखिए इस लाइन को दो चिन्ह से मतलब डिनोट किया गया है। इसका ये मतलब हो गया यह चिन्ह जो है, लाइन है, रेखा है या भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। ठीक है, इनकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे यह साइड मतलब AM माध्यिका दूसरे त्रिभुज की माध्यिका के बराबर है, ये दिया हुआ है। और देखो यहाँ पर भी ये लाइन खींचा हुआ है, तो आप लिखेंगे AB, तो इनके त्रिभुज के इनके बराबर है, तो PQ। ठीक है, और यहाँ चिन्ह खींचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे BM QN। अब देखो ये चित्र में तीनों पार्ट दिया हुआ था। ठीक है, ये दिया है,
हम अपने पास से नहीं कुछ किए हैं, फिगर में ये लाइन दिखाया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। तो हम ये कह देंगे बाबू, त्रिभुज ए एम बी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के, यस 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 से, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। लेकिन मज़ेदार बात ये है बाबू, मतलब दूसरा पार्ट जो सिद्ध करना है, तो ध्यान दो, अगर यह सर्वांगसम है, अब हमको लेना है ए बी सी, बड़ा त्रिभुज की बात करना है दूसरा पार्ट में, त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो ये बताओ, यह पार्ट जो है यह इसके बराबर है, ठीक है। यह दोनों क्या है, एक दूसरे के, और है ही दोनों एक दूसरे के। कैसे पता चला, देखो यहाँ हमने नोट किया था, ठीक है। हम तरीका से देखो, अगर हम ऐसा करें, सपोज करो तुम, मतलब हम थोड़ा सा यहाँ पर इनको उठा के लेते हैं, मतलब ये तो है, ये है, तो इनको हम लेते हैं त्रिभुज ए एम बी सर्वांगसम न है, ये त्रिभुज पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का 2 गुना करने पर, दोनों का 2 गुना कर देते हैं, यानी 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, अगर इसी में 2 से गुणा कर दें, 2 त्रिभुज ए एम बी सर्वांगसम होगा 2 गुणे त्रिभुज पी क्यू एन के। अब थोड़ा सा ये हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि इतना इतने के बराबर है, तो इस त्रिभुज का हम 2 गुना करेंगे तो इसके बराबर है ना, तो ये बढ़न नहीं हो जाएगा। तो जब हम गुणा किए ना, यहाँ गुणा किए हैं, तो इसका मतलब इस छोटे पार्ट में 2 गुना कर रहे हैं, तो हमको यही बड़ा वाला मिल जाएगा। इस छोटे में 2 से गुणा किए तो बड़ा वाला त्रिभुज मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो 2 ए एम बी का 2 गुना कर दो, तो ए एम बी का 2 गुना ए बी सी लिख देंगे, ठीक है, बढ़ान त्रिभुज हो जा रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम। अब देखो पी क्यू एन का जब हम 2 गुना कर रहे हैं, तो पी क्यू आर बड़ा त्रिभुज हो जा रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये बात हम लोग को दिखाना था, प्रश्न में यही लिखा था कि आप सिद्ध करके बताइए। तो थोड़ा सा आप अपना कॉन्सेप्ट मतलब यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग देते हो, हमको नहीं देना है, इसको देना है, मतलब अपने प्रश्न पर देना है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं।